टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर की फास्ट ट्रैक रिवीजन। यस, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, एस अकेडमी पे 2 सीरीज चल रही हैं। पहली सीरीज में हम ट्राई कर रहे हैं 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर हर एक चैप्टर को आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दें, और सेकंड सीरीज में हम उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज में नंबर है हमारे 6 चैप्टर का, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग को एक लाइन में डिफाइन करूं तो इसका मतलब होगा सही टाइम पे सही इंसान को सही पोजीशन पे बिठाना, स्टाफिंग कहलाया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकलती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो सही इंसान को ढूंढ के लाना और उसे सही पोजीशन पे बिठाना, सही काम देना और उससे सही ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाना, उसकी यही कहलाई जाती है हमारी स्टाफिंग। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो है ना स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग सबसे पहले तो ये मेक श्योर करता है कि सही इंसान को हम पकड़ के ला रहे हैं और सही काम उससे करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एस अकेडमी के फाउंडर हैं, अगर वो मुझे लेके आते और बोलते कि आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, ठीक है, तो सही इंसान को तो पिक करके आए हैं, लेकिन उसे गलत काम देते हैं, तो क्या मैं उतना बढ़िया अकाउंट्स पढ़ा पाती? क्या आपको उतना प्रोडक्टिवली वीडियोस मिलती? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो स्टाफिंग के चलते हुए हम सही इंसान को ना सिर्फ पकड़ के लाते हैं बल्कि उससे सही काम भी कराते हैं। वो काम उसको करने के लिए देते हैं जो कि वो बेस्ट कर सकता है, वो उसमें एक्सपर्ट है, प्रो है। सेकेंड है हायर परफॉर्मेंस। भाई देखो, अगर पायल मैम आपकी बिजनेस स्टडीज पढ़ाएगी तो वो बढ़िया परफॉर्म करेगी, ऑब्वियसली उनके बच्चे बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर वो अकाउंट्स पढ़ाने लग जाएगी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, राइट? तो अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगी, एस अकेडमी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आंसर इज नो। तो एक इंसान की परफॉर्मेंस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। तो अगर आपने वो सही इंसान पिक किया है फॉर द राइट जॉब और उसको सही जगह बिठाया भी है, तो वो अल्टीमेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देगा और परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेगा। सो स्टाफिंग के चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बढ़िया परफॉर्म करता है। कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन तो उसको बंद करने की कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगी, राइट? मतलब कभी ऐसा कोई सवाल आएगा ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो क्योंकि ये चल नहीं पा रहा। चल तो रहा है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वो बढ़िया ग्रो करेगा, सर्वाइव करता रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सही इंसान को जब आप सही टास्क देते हो ना, तो वो ना सिर्फ बाकी सारी चीज़ों का, मतलब बाकी सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करता है, बल्कि वो अपनी क्षमताओं का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आपको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको बढ़िया स्टाफिंग करनी पड़ेगी। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। मेरे को अगर सही काम के लिए सही जगह सही टाइम पे हायर किया जाएगा तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी? अच्छा परफॉर्म करूंगी, मैं भी खुश रहूंगी, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहेगा। मेरे को टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, मेरे को डेवलप करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाऊंगी। तो मेरा मोरल हमेशा बूस्ट रहेगा, मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आ रहा है और हमारी तरफ से भी जा रहा है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी चीज है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये बोलते हैं HRM और स्टाफिंग का क्या रिलेशनशिप है। देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये समझना, मैनेजमेंट में अपने आप 5 फंक्शंस आ जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और स्टाफिंग में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग आता है, विच इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट का एक हिस्सा। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टाफिंग HRM का पार्ट है? बिल्कुल बोल सकते हैं। HRM में हम ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करते हैं, बाकी किसी चीज़ की नहीं करते, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करते हैं। और इस मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जिनमें से एक फंक्शन स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से? स्टाफिंग में वही काम होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारे काम होते हैं, तो उनका काम थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टाफिंग वाले, ठीक है। चलिए, स्टाफिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढा जाता है कि किन किन लोगों की आवश्यकता है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, ठीक है। तो मतलब मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया जाता है कि इतने लोग लगेंगे, इतने लोग लाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा।
उसके बाद खबर पहुंचाई जाती है लोगों तक कि भैया देखो हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आ जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। मतलब ये पहुंचाना खबर दूसरों तक कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, हमारे यहाँ पे पोजीशंस खाली हैं ताकि तुम लोग अप्लाई कर लो, वो कहलाया जाता है हमारा रिक्रूटमेंट। फिर क्या होता है, फिर होता है सिलेक्शन, मतलब जो भी लोग आए हैं वो रिक्रूटमेंट वाली चीज देख के उन सब में से सही इंसान को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद वो चूज किए हुए इंसान को आप उसकी सही जगह पे प्लेस करेंगे और उसको कंपनी के साथ फेमिलियर बनाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब भी लगे कि हाँ वो थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, I mean, लोग भी अपग्रेड होते हैं आज के डेट में, राइट, तो उनको थोड़ा सा न्यू बनाने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराया जाएगा। नॉर्मली हमारी स्टाफिंग प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार उसके छोटे छोटे फंक्शंस भी आगे आ जाते हैं, लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे देखा जाता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करे और कैसे उसकी परफॉर्मेंस और बढ़िया कराई जा सकती है विद सम इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग। फिर आता है प्रमोशन एंड करियर। ये बोलते हैं सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो लोग तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करके लाए हो उनके बारे में भी सोचो, उनका करियर बनाने के बारे में भी सोचो, उनका प्रमोशन करके उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज देने के बारे में सोचो। एंड कॉम्पनसेशन, इनका ये कहना है कि जब भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंसान को हायर करते हो, मेक श्योर करो कि जितना उसका मेहनताना बनता है, जितना उसका कॉम्पनसेशन रेम्यूनरेशन बनता है, उतना उसे दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू रिक्रूटमेंट। अभी हमने पढ़ा ना स्टाफिंग प्रोसेस में एक स्टेप आता है रिक्रूटमेंट, मतलब खबर पहुंचाना लोगों तक कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अभी रिक्रूटमेंट दो तरह की होती है, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं को नई पोजीशन दे दी जाए, उन्हीं को वो जो काम नया अराइज हुआ है, जो वैकेंसी नई अराइज हुई है, वो पकड़ा दी जाए। तो यहाँ पे हम कोई भी इंसान बाहर से पकड़ के नहीं लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो इंसान है उसको ही क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। वेयर इज एक्सटर्नल सोर्स में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो लोग हैं उनको पकड़ के लाते हैं और उनको वो वैकेंसी पहुंचाते हैं कि भैया देखो ये वैकेंसी तुम्हें फिल करनी है। तो इंटरनल सोर्स में हम बाहर से इंसान नहीं लेके आ रहे हैं, अंदर ही जो इंसान प्रेजेंट है उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स में हम बाहर से इंसान लेके आ रहे हैं, जो इंसान अंदर है उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इंटरनल सोर्स में दो ऑप्शन होते हैं, वन इज ट्रांसफर एंड अदर वन इज प्रमोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर में क्या होता है, अभी तुम्हारी पायल मैम बीएसटी पढ़ा रही है, अब उनको इकोनॉमिक्स दे दी जाएगी, तो यहाँ क्या किया है, एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। प्रमोशन, अभी तुम्हारी पायल मैम 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही है, अब उन्हें 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज दे दिया गया, मतलब एक लेवल अप कर दिया गया, इसको बोलते हैं प्रमोशन। तो जब एक लेवल अप किया जाए उसे प्रमोशन बोला जाता है, जब एक ही लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पकड़ा दी जाए उसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। अब इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेरिट्स में ये बोलते हैं मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर लोगों को पता है कि उनको नई पोजीशन मिल सकती है, बढ़िया काम मिल सकता है और उनको सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे, पूरा दिल लगा के, पूरी जान लगा के काम करेंगे। वो मोटिवेटेड रहेंगे कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रमोशन बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं बढ़िया काम करूंगा, मैं बढ़िया काम करूंगी, मैं मोटिवेटेड रहूंगी। चीपर, ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, बाहर से थोड़ी ना तुम लेके आ रहे हो लोग, बाहर से लाने में तुम्हें लोगों को एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, उनका चाय पानी खर्चा सब कराना पड़ेगा, इंटरव्यूअर को बुलाना पड़ेगा, उसका चाय पानी का खर्चा करवाना पड़ेगा। ये तो क्या है, अंदर ही अंदर लोग थे, पसंद कर लिया, तू वो काम भी कर लियो आज से, इतना सा था बस डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा चीपर पड़ता है और इसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। तुमने ऑर्गेनाइजेशन में सबका काम देखा, तुम्हें उसका काम पसंद आया, तुमने बोला चल आज से ये नहीं तो ये वाला काम करेगा, बढ़िया लेवल वाला, तो ये सिंपल प्रोसेस है। अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, ये काइंड ऑफ एक टूल का भी काम करता है ट्रेनिंग की, क्योंकि आपने क्या किया, पहले उससे इस डिपार्टमेंट का काम करा लिया, फिर आपने दूसरे डिपार्टमेंट का काम करा लिया, तो अब वो दोनों के डिपार्टमेंट, मतलब दोनों डिपार्टमेंट के काम करने में एक्सपर्ट हो गया है काइंड ऑफ। नो ओवर एंड अंडर स्टाफिंग, इससे अंडर एंड ओवर स्टाफिंग कभी नहीं होती, क्योंकि अगर मान लो इस डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस डिपार्टमेंट से उसे उठाओगे, इस डिपार्टमेंट में डाल दोगे। यहाँ पे जितने लोग रिक्वायर्ड थे उतने हो गए, यहाँ पे जिसकी कमी थी उतने हो गए, मतलब उसके फिल होने के बाद उतने हो गए, मतलब उतने जितने रिक्वायर्ड है उतने हो गए। तो दोनों ही डिपार्टमेंट फुल्ली रिक्वायर्ड, मतलब जो भी फुल्ली मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दोनों में ही ना कम और ना ही ज़्यादा स्टाफ हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज, ये वाला ऑप्शन न्यू एंटरप्राइज के लिए अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से ही आप चुन रहे हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो तब होंगे ना जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कहाँ से आएंगे। सेकेंड है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। इस वाले तरीकों का अगर हम अपनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं बस वही के वही रह जाता है, कोई भी फ्रेश टैलेंट बाहर से नहीं आ पाता। ऐसे लोग जो नई एनर्जी लेके आते हैं वो बाहर से नहीं आ पा रहे होंगे, जो एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वही चलती रहेगी। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। अब भाई देखो, लोगों को लगेगा अरे यार हम में से ही तो चुन लेंगे, ये प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए क्या ही डरना है, तो ऐसे में कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। बल्कि बाहर से इंसान आता तो उससे compete करने के लिए लोग बेटर परफॉर्म करते कि ये नया इंसान आया है, इससे बेटर करके दिखाना है अपन को, वो नए इंसान को भी लगता है मुझे पुराने वालों से बेटर करके दिखाना है, तो कंपटीशन के चलते हुए परफॉर्मेंस सबकी इंप्रूव होती। यहाँ पे सबको पता है कि जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं में से ही सब कुछ चुनाव होना है, तो क्या ही कर लेंगे, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं बचेगा। लेथार्जिक। ऐसे में लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे फ्रेश टैलेंट तो आने नहीं वाला, कॉम्पिटिशन तो अपना कोई है नहीं, अपन को आपस में ही कम्पीट करना है, भाईचारा बना के कर लेते हैं हम, तो लेथार्जिक हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो देते हैं। ठीक है, वहीं पे हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बात करें तो पहले तो यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पर्चा छपवा देना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और चिपका देना कि भैया देखो हमारे यहाँ भर्ती हो रही है, जिसको चाहिए जॉब आ जाओ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और सबसे सिंपल रिक्रूटमेंट का तरीका होता है। कैजुअल कॉलेज में क्या होता है, आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, अपना रेज्यूमे सबमिट किया होगा, आपने उनमें से एक दो को हायर कर लिया, बाकी सबको घर भेज दिया, लेकिन आपने उन सबके रेज्यूमे अपने पास रख लिए थे, सबके सीवी अपने पास रख लिए थे। अब क्या हुआ, आप तुम्हारे यहाँ पे फिर से वैकेंसी हुई, तुमने बोला दोबारा से पूरी प्रोसेस करने से बढ़िया जिनके सीवी मेरे पास पड़े हुए ना उनमें से ही किसी को हायर कर लेता हूँ, तो इनको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। बेसिकली वो लोग जिनको पहले पसंद नहीं किया गया था, उनके सीवी अपने पास रखे हुए थे, उनका डेटाबेस मतलब हमारे डेटाबेस में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, उन्हीं में से हम लोग चुन रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में बेसिकली हम डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, कभी मीडिया पे, कभी इंटरनेट पे, कभी न्यूज़ चैनल उस पे, व्हाट वी कॉल इट, न्यूज़पेपर वगैरह पे, तो एडवर्टीजमेंट करके हम लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट बेसिकली आपको हायरिंग करके देती है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो जो लोग हैं जिनको जॉब चाहिए और जो लोग जिनके पास जॉब है दोनों को मिलाने का काम करती है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है गवर्नमेंट ने बेसिकली। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बना देना, ये प्राइवेट बॉडीज ने बनाया। प्राइवेट बॉडीज क्या करती हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है और जिसके पास एक्स्ट्रा जॉब्स हैं वो उन दोनों को मिलाने का काम करती है, बीच में से अपनी कमीशन चार्ज कर लेती है, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, फिर है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपके कॉलेज में बहुत सारे कंपनी से लोग आते हैं, लास्ट ईयर में आपके फाइनल ईयर में आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसे वहीं से ही हायर कर लेते हैं कि तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उसके बाद तू डायरेक्टली हमारे यहाँ पे आ जाना। ठीक है, फिर है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मेरा एम्प्लॉय था, मैंने उससे बोला कोई है क्या तेरी नज़र में जो ये काम संभाल लेगा, उसने बोला हाँ मेरी छोटी बहन है वो संभाल लेगी, तो अब उसने क्या किया, उसी ने रेकमेंड कर दिया मुझे नया एम्प्लॉय और मैंने उसको हायर कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जानती हूँ, तो मेरे को लगा कि वो भी बढ़िया होगी, तो मैंने बस नाम सुना और बुला लिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने अंदर लेबर रखता है। अगर आपको लेबर की ज़रूरत है, आपको डायरेक्टली लेबर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार मेरे को लेबर चाहिए, वो बोलेगा मेरे पास 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, मैं लेके आ जाऊँगा, वो लेके आ जाएगा। तो उसने भी बेसिकली क्या किया, एक बिचौलिए का काम किया, उसने लेबर वालों को अपने अंडर रखा और खुद कॉन्ट्रैक्टर बन के आपके साथ बातचीत कर रहा है और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेबर भिजवा रहा है वहाँ पर। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन एडवर्टीजमेंट ही है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था आपको टीवी वाला। यहाँ पे अलग से बस यही पॉइंट है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी पे चलाई जाती है। वेब पब्लिशिंग बोल रहे तो इंटरनेट पे ऐड चलाना। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अब ये हो गए सारे एक्सटर्नल सोर्सेस जिनके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट में ये बोलते हैं क्वालिफाइड पर्सनल, इससे क्या होगा, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब मुझे ज़रूरत है कोई अच्छा पीपीटी बनाता हो, ठीक है, तो मैं बस वही इंसान को चूज करूंगी जो अच्छा पीपीटी बनाता होगा। ठीक है, मतलब मेरी बिल्कुल ज़रूरत की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वाइडर चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है, क्योंकि जब आप बाहर से मंगवाते हो तो 10, 20, 25 कितने भी लोग आ जाएंगे, जबकि अगर आप अंदर से ही ढूंढते लोग तो एक आधा ही होता है जिसको वो पर्टिकुलर काम करना आता, वो भी नहीं भी पूरा आता तो आपको ज़बरदस्ती उसको ही हायर करना पड़ता, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ आपको वाइडर चॉइस भी मिल जाती है और क्वालिफाइड पर्सन भी मिल जाता है, फ्रेश टैलेंट भी आ जाता है, और फ्रेश टैलेंट के चलते हुए कंपेरेटिव स्पिरिट भी आ जाती है, लोगों में नई एनर्जी भर जाती है कि चलो अब कम्पीट करते हैं, इसको दिखाते हैं हम इससे बेहतर है, और वो नया वाला दिखाएगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ।
लिमिटेशन में ये बोलता है डिससेटिस्फैक्शन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको लगेगा यार जब भी जरूरत पड़ती है बाहर से लोग बुला लेते हैं, हमें तो मौका ही नहीं देते, तो वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। अमंग लेंथी प्रोसेस, ये वाले रिक्रूटमेंट का तरीका बहुत लंबा चलता है, मतलब आपको एक बंदा हायर करना हो 15-20 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं, ऐसे हैंड टू हैंड काम नहीं होता। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें खर्चा बहुत आ जाता है। ये वाला थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, चीपर पड़ता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा चला जाता है, ठीक है। तो ये थे एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट के तरीके। नाउ लेट्स मूव टू सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, रिक्रूटमेंट के बाद स्टाफिंग प्रोसेस में क्या आता था, सिलेक्शन। सिलेक्शन की खुद की एक प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, 1000 लोग आ गया, अब ये 1000 का 1000 तो सही नहीं होगा ना हमारे लिए। जैसे जितने भी कंपटीशन होते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट या फिर सिंगिंग कंपटीशन, सारेगामापा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हर किसी जगह पे कुछ छोटे सिंगर्स आके कंपटीशन कराते हैं, जो लोग जीतते हैं उनको आगे लेके जाते हैं और मेन वहाँ तक पहुँचाते हैं, मुंबई वाले ऑडिशन तक पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लोगों को बोल देते हैं मुंबई ऑडिशन देने आ जाना, तो छटती होती है, मतलब छाटा जाता है लोगों को, तो वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ही कहलाया जाता है। छाटना, बेसिक छटती करना लोगों की। 1000 लोग आया है तो उनमें से जो काम के 100 लोग हैं उनको रखना और बाकी सबको टाटा बाय बाय अलविदा बोल देना। इसके बाद होते हैं उनके सिलेक्शन टेस्ट, बहुत अलग अलग तरह के, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे उनके टेस्ट लिए जाते हैं, सो दैट पता लगे इंसान है किस तरीके का। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 1-on-1 बैठ के उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं इंटरव्यूअर हूँ और आप इंटरव्यू ही हैं, तो आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप आंसर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अगर एक बार कोई बंदा ये क्लियर कर लेता है, फिर उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कहाँ से आ रहा है, पिछली जगह कैसा काम करता था, इसके पुराने बॉस का इसके बारे में क्या कहना है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की थी, क्या एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, जो बेस्ट लगता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। एक बार आप सेलेक्ट कर ले, प्रोसेस खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, देखा जाता है वो इंसान फिट भी है कि नहीं है, बीमार इंसान तो नहीं आप हायर करो। फिर उसको जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें लिखा जाता है तेरी सैलरी इतनी रहेगी, तेरे को इतने घंटे काम करना पड़ेगा, तेरा ये जॉब प्रोफाइल होगा, और वो देखने के बाद अगर वो अग्री करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का। दोनों जने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में कि भैया अब से तुम हमारे एम्प्लॉय बन जाओगे, हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, इतने तुम्हें वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बोलते हैं सिर्फ इंसान को हायर करना और सही पोजीशन पे बिठा के इसको सही से रेम्यूनरेट करना ही काम, मतलब पूरा काम नहीं हो जाएगा। हमें लोगों को डेवलप भी कराना है, हमें लोगों को ट्रेन भी करना है। हमें चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज इतने सक्षम हो, इतने बढ़िया हो कि वो बेस्ट परफॉर्म करें, ठीक है। तो उसके लिए ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग सिस्टम होती है। ऑन द जॉब में आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन ट्रेनिंग। ये अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग्स होते हैं जो कि बेसिकली जॉब के ऊपर ही दी जाती है, मतलब जो जॉब है वहीं पे उसे बुलाया जाएगा, वही काम उससे कराया जाएगा जो अल्टीमेटली उसे करना है जॉब ज्वाइन करने के बाद, और वहाँ पे उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑफ द जॉब होता है मतलब साइट से हटके, मतलब मान लीजिए मुझे टीचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है तो मुझे एक्चुअल क्लासरूम में खड़ा नहीं करा जाएगा, मुझे कहीं लैब में खड़ा करा जाएगा, वहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि यहाँ प्रैक्टिस करो, यहाँ देखो, यहाँ वो करो, तो वो होता है ऑफ द जॉब। मतलब आपको जब एग्जैक्टली जॉब पे बिठा के ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, कहीं और प्लेस पे आपको जॉब जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बोला जा रहा है कि यहाँ प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम्हें एक्चुअल जॉब पे ले जाया जाएगा। इसमें आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसी मशीनरी रहती है ना, उनके एक एक डेमो बना देते हैं, फिर आपको बोला जाता है इस पे प्रैक्टिस करो, इस पे बढ़िया परफॉर्म करोगे तो हम तुम्हें एक्चुअल मशीनरी पे परफॉर्म कराएंगे। फिर पूछा जाता है ट्रेनिंग की नीड क्या है, जरूरत क्या है ट्रेनिंग की। ये बोलते हैं सिस्टमैटिक लर्निंग, एक तो इंसान अच्छे से बढ़िया तरीके से नई चीजें सीख जाता है, सिस्टमैटिक लर्निंग आती है। प्रॉफिट बढ़ जाता है क्योंकि बढ़िया परफॉर्म करने लग जाता है, नया परफॉर्म करने लग जाता है। इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, बंदे के अंदर मैनेजर बनने का मतलब नॉलेज आ जाता है, मतलब इनिशियली वो ये क्या है, बेसिकली उसकी ट्रेनिंग है कि वो आगे चल के कैसे एक बढ़िया मैनेजर बन सकता है। इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल, दिस एंड दैट। ये बोलते हैं अगर एम्प्लॉयज़ को तुम ट्रेनिंग दोगे तो उन्हें लगेगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे बारे में इतना सोचा, तो मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, तो वो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, ऐसे सिनेरियो में जब आप बिल्कुल वेल इक्विप्ड कर दो, ट्रेनिंग दो, तो एम्प्लॉयज़ भी तैयार रहते हैं चेंजेस को फेस करने के लिए, और उन चेंजेस को फेस करके उनमें बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं। ये थे वो फायदे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फायदे जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, अगर वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, नया बनाया जाएगा, अपग्रेडेड बनाया जाएगा, तो बेहतर किसके लिए हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है ना, मेरे को आगे चल के और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की स्कोप बढ़ जाएगा। इंक्रीज परफॉर्मेंस हेल्थ,
मेरे को लगेगा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना बढ़िया करिए तो मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। पहले जहाँ पे मैं 20% या 30% दे के बैठ जाती थी क्या करना है ज़्यादा, वहाँ पे मुझे लगेगा नहीं मुझे अपना 100% देना, तो मेरी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स को अच्छे से हैंडल करना आ जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग मिल गई है, प्रॉपरली सिखा दिया गया है। इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई हो जाएगा क्योंकि मुझे लगेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में इतना सोच रहा है, ओहो खुशी के आंसू ही बह जाएंगे मेरे आंखों से। तो यहाँ पे स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने कवर करा दिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट, देन हमारा ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मतलब ओवरऑल बोलो तो स्टाफिंग चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। तो हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।